नमस्कार, मैं डॉक्टर वीणा चंगानी, अधिष्ठाता मानविकी एवं कला, अपेक्स विश्वविद्यालय जयपुर। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा का क्रमिक विकास। चर्चा का विषय प्रवेश इस प्रकार रहेगा: भाषा की परिभाषा, भाषा के प्रकार, भाषा की प्रकृति, आधुनिक भाषा की जननी अपभ्रंश, प्रथम स्तर अपभ्रंश का कथ्य, प्राकृत, छंदास और संस्कृत, उसी का दूसरा स्तर प्राकृत साहित्य, तीसरा स्तर अपभ्रंश साहित्य और अंत में निष्कर्ष। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है, या फिर दूसरे शब्दों में आप यूं कह लीजिए कि जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित या कथित रूप से दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ भी सकें, उसे हम भाषा कहते हैं। अगर सरल शब्दों में बात करें तो सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। आदि मानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने और समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझना या समझ पाना बहुत कठिन हुआ करता था। आपने भी अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझने का खेल तो खेला ही होगा। उस समय अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई भी हुई होगी। बस ठीक ऐसा ही आदि मानव के साथ भी होता था, और इस असुविधा में उनके मुंह से जो ध्वनियां निकलती थी वो धीरे धीरे शब्द बनती गई, और यही शब्द जब एकत्रित हुए, इनका मेल हुआ, तो ये बनी भाषा। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। क्लास में अध्यापक अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात को समझते हैं। इसी तरह बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है और वह उसकी बात सुनकर सारी बात समझ जाते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं और अध्यापक उसे पढ़कर मूल्यांकन करते हैं। सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि पशु पक्षियों की बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों, भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन काम है, फिर भी हमारे जो भाषा वैज्ञानिक हैं उन्होंने इनकी बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं, लेकिन सारी परिभाषाएं अपने आप में पूर्ण नहीं हैं। हर एक में कुछ न कुछ कमी रह ही गई है। आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा कुछ इस प्रकार बनाई कि उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण या उसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेत प्रणाली को भाषा कहते हैं। यहाँ तीन बातें विचारणीय हैं। पहला भाषा ध्वनि संकेत है, यह आच्छादित है, वह रूढ़ है। पहला, सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को हम भाषा कहते हैं, और ये संकेत स्पष्ट होने चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। यदि रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, तो हम इसको संकेत कह सकते हैं, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत को महत्व नहीं मिलता। यदि हम सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते और न इनसे विचार ही सही सही व्यक्त हो पाते हैं। सारांश में ये कह सकते हैं कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए।
दूसरी बात, भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ पर शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि जो नाम हम पुकारते हैं, इसको क्यों पुकारा जाता है यह बताना कठिन है। इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है, इसके पीछे भी कोई तर्क नहीं है। इसी तरह भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। रूढ़ मतलब परंपरा या युगों से इनके प्रयोग होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इसका प्रयोग करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, इसका कोई कारण नहीं है। ये प्रयोग तर्कहीन है, पर हो रहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने कहा कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। इन सभी भाषाओं को अगर हम मिलाते हैं तो निष्कर्ष निकलता है कि भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। इसी तरह हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं और दूसरों से भिन्न होते हैं। भाषा के प्रकार। भाषा के 3 रूप होते हैं। मौखिक भाषा, इसमें वक्ता बोलकर अपनी बात कहता है, वह श्रोता सुनकर उनकी बात समझता है। इस प्रकार भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर विचार प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति सुनकर उसे समझता है, वो मौखिक भाषा कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जिस ध्वनि का उच्चारण करके या बोलकर हम अपनी बात दूसरों को समझाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए टेलीफोन, दूरदर्शन, भाषण, वार्तालाप, नाटक, रेडियो, ये इस प्रकार के शब्द। यह भाषा का प्राचीनतम रूप है। मनुष्य ने पहले बोलना सीखा, इस रूप का प्रयोग व्यापक स्तर पर होता रहा है। फिर आती है लिखित भाषा। भाषा का लिखित रूप जिसमें एक व्यक्ति लिखकर विचार या भाव प्रकट करता है तो दूसरा उसको पढ़कर समझता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो जिन अक्षरों का या चिन्हों की सहायता से हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। उदाहरण के लिए पत्र, लेख, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी, जीवन, संस्मरण, तार आदि आदि। सांकेतिक भाषा, जिन संकेतों द्वारा बच्चा या गूंगा अपनी बात दूसरों को समझाता है उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे या यूं कहिए कि जब इशारों द्वारा बात समझाई और समझी जाती है तब वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। जैसे चौराहे पर खड़ा यातायात नियंत्रित करने वाला सिपाही इशारों से बात को समझाता है। मूक बधिर व्यक्ति का वार्तालाप भी इशारों से ही होता है। भाषा की प्रकृति। भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति, आंतरिक गुण अवगुण होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरा और अर्जित दोनों जीवंत भाषा बहता नीर की तरह सदा प्रभावित होती रहती है। भाषा के 2 रूप हैं, कथित और लिखित। हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर और लेखन के द्वारा लिखकर करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बटी है।
ये कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह वाक्य, शब्द और मूल ध्वनियां ही भाषा के अंग हैं। व्याकरण में इन्हीं के अंग प्रत्यंगों का अध्ययन विवेचन होता है। अतएव व्याकरण भाषा पर आश्रित है। हम बात करेंगे आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी अपभ्रंश की। भारत के भाषात्मक विकास को 3 स्तरों पर देखा जा सकता है। प्रथम स्तर कथ्य, प्राकृत, छांदस एवं संस्कृत, ईसा पूर्व 2000 से ईसा पूर्व 600 तक। वैदिक साहित्य से पूर्व प्राकृत प्रादेशिक भाषाओं के रूप में बोलचाल की भाषा या कथ्य भाषा के रूप से प्रचलित थी। प्राकृत के इस प्रादेशिक भाषाओं के विविध रूपों के आधार से वैदिक साहित्य की रचना हुई और वैदिक साहित्य की भाषा को छांदस कहा गया, जो उस समय की साहित्यिक भाषा बन गई। आगे चलकर पाणिनि ने अपने समय तक चली आई छांदस की परंपरा को व्याकरण के द्वारा नियंत्रित और स्थिरता प्रदान कर लौकिक संस्कृत नाम दिया। इस तरह वैदिक भाषा यानी जो छांदस कहलाती थी और लौकिक संस्कृत भाषा का उद्भव वैदिक काल की प्राकृत से ही हुआ है। यही भारतीय भाषा के विकास का प्रथम स्तर है। द्वितीय स्तर यानी प्राकृत साहित्य, इसका समय रहा ईसा पूर्व 600 से ईस्वी 200 तक। पाणिनि द्वारा छांदस यानी वैदिक भाषा के आधार से जिस लौकिक संस्कृत भाषा का उद्भव हुआ, उसमें पाणिनि के बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि वैदिक युग की कथ्य रूप से प्रचलित प्रादेशिक प्राकृत भाषाओं में परिवर्तित काल में अनेक परिवर्तन हुए। भारतीय भाषा के इस द्वितीय स्तर को 3 युगों में विभक्त किया गया। प्रथम युग जो ईसा पूर्व 600 से ईस्वी 200 तक, इसमें शिलालेखी प्राकृत, धम्मपद की प्राकृत, आर्ष पाली, प्राचीन जैन सूत्रों की प्राकृत, अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत, बौद्ध जातकों की भाषाएं आती हैं। और दूसरा मध्ययुगीन जो 200 ईस्वी से 600 ईस्वी तक, इसमें भाष और कालिदास के नाटकों की प्राकृत, गीतिकाव्य और महाकाव्य की प्राकृत, परवर्ती जैन काव्य साहित्य की प्राकृत व्याकरण द्वारा निरूपित और अनुशासित प्राकृतें एवं बृहत्कथा की पैशाची प्राकृत है। तीसरा युग आया 600 से 1200 ईस्वी तक, जो भिन्न भिन्न प्रदेशों की परवर्ती काल की अपभ्रंश भाषाएं कहलाई। तृतीय स्तर अपभ्रंश साहित्य, जो 1200 ईस्वी से आगे तक का। पुनः अपभ्रंश भाषा के जन साधारण में अप्रचलित होने से ईस्वी की 5वीं शताब्दी के पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी पर्यंत भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में कथ्य भाषाओं के रूप में प्रचलित जिस अपभ्रंश भाषा से भिन्न भिन्न प्रदेश की जो आधुनिक आर्य कथ्य भाषा उत्पन्न हुई, वो इस प्रकार है। मारवाड़ी अपभ्रंश से, मराठी अपभ्रंश से मराठी और कोंकणी भाषा, मागधी अपभ्रंश की पूर्व शाखा से बंगला, उड़िया और आसामी भाषा, मागधी अपभ्रंश की बिहारी शाखा से मैथिली, मगही और भोजपुरिया, अर्ध मागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी भाषाएं अर्थात अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। इसी तरह शौरसेनी अपभ्रंश से बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बंगारू, हिंदी, ये सब। नागर अपभ्रंश से राजस्थानी, मालवा, मेवाड़ी, जयपुरी, मारवाड़ी और गुजराती, ये सारी भाषाएं। पाली से सिंहली, मालदीवन, टाकी और ठाकी से लहंदी या पश्चिमी पंजाबी, बाचड़ प्रदेश से सिंधी भाषा और पैछासी अपभ्रंश से कश्मीरी भाषा। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की अंतिम अवस्था तथा प्राचीन और नवीन भारतीय आर्य भाषाओं के बीच का सेतु बंध है। इसका आधुनिक भारतीय भाषाओं के साथ एक जननी का घनिष्ठ संबंध है।
मराठी, गुजराती, राजस्थानी, उड़िया, बंगाली, असमिया आदि सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास में अपभ्रंश की महत्वपूर्ण भूमिका है। हिंदी भाषा तो इसकी साक्षात उत्तराधिकारिणी है। ईस्वी सन की 6ठी सदी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अपभ्रंश भारतीय विचार, भावनाओं, साहित्य, धर्म, दर्शन तथा समाज की धड़कनों को जानने बूझने की सशक्ततम माध्यम थी। योगेंदु एवं स्वयंभू जैसे महाकवियों के हाथों अपभ्रंश साहित्य का बीजारोपण हुआ और पुष्प दंत, धनपाल, राम सिंह, देवसेन, हरिभद्र, कनकामर, हेमचंद्र, नयनंदी, सोमप्रभ, जिनप्रभ, विनय चंद्र, राजशेखर, अब्दुल रहमान, सरह खान जैसी प्रतिमाओं ने इसे प्रतिष्ठित किया। अंतिम दिनों में भी इस साहित्य को यश, कीर्ति और रईदू जैसे महाकवियों का संबल प्राप्त हुआ। इस भाषा में महाकाव्य, पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, धार्मिक, लौकिक खंड काव्य, रहस्य, भक्ति, नीति, उपदेश मूलक, मुक्त काव्य आदि सभी रूपों में रचनाएं हुई। अपनी भावधारा और शैलीगत विशिष्टता के आधार पर अब वह किसी भी भाषा के समक्ष तुल्यात्मक मूल्यांकन के लिए शान से खड़ी हो सकती है। इसी से 6ठी से 12वीं शताब्दी का समय अपभ्रंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। धन्यवाद। श्री सुनील कुमार जलथुरिया, सहायक प्रोफेसर, हिंदी विभाग, अपेक्स विश्वविद्यालय, जयपुर को पाठ्य सामग्री एकत्रित करने हेतु मैं डॉक्टर वीना छंगानी इस चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।